आज का जो अपना टॉपिक है वो है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो पिछले कुछ क्लासेस के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो अपने कहा था ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। उसके साथ अपन ने ये भी देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो भी होता है अपना कंप्यूटर सिस्टम को पूरा पूरा मैनेज और कंट्रोलिंग के लिए यूज आता है। अपने जितने भी कंप्यूटर के पेरिफेरल्स हैं, अपने कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस हैं, अपने कंप्यूटर की जो मेमोरी है, उसके साथ साथ और भी आप कंप्यूटर में जो भी कंपोनेंट को कनेक्ट करते हैं उन सबको जो भी ऑपरेट करता है या पूरे पूरे को मैनेज और कंट्रोल करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अगर अपने सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका सिस्टम बूट ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं कह सकता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन है। तो कंप्यूटर सिस्टम के टाइप सॉरी ओएस के टाइप कितने तरह के होते हैं। अगर मैं मेनली देखूं पहले जो अपन ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नॉर्मली टू टाइप्स होते हैं, दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे कहते हैं सी यू आई यानी करेक्टर यूजर इंटरफेस। पहला चीज है करेक्टर यूजर इंटरफेस। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में हर चीज कमांड फॉर्म के अंदर यूज आती है। अगर आपको कुछ भी चीज लिखनी है तो कमांड फॉर्म के अंदर लिखनी पड़ेगी। कोई भी ग्राफिकल नाम की चीज यहाँ पे शो नहीं होती है। अगर आप ग्राफिकल डिवाइस को देखना चाहते हैं या ग्राफिकल कंपोनेंट्स को देखना चाहते हैं या कंप्यूटर में और भी किसी ग्राफिक्स को देखना चाहते हैं तो वहां पे आपको किसी भी तरह का ग्राफिक्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, सिर्फ आपका कमांड ही होगा। अगर आपको कोई भी चीज परफॉर्म करनी है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करना है तो उनके लिए आपको कमांड लिखना पड़ता था। इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपन यूज में लेते थे वो होता था डॉस, जिसका फुल फॉर्म कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया था आपका जो नॉर्मली सीयूआई बेस काम करता था। दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसे कहते हैं अपन जी यू आई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आपको जो भी चीज सामने है उसको क्लिक करो, क्लिकिंग इवेंट पे काम हो, वो जीयूआई है। जैसे कि अभी मैं आपको ये पूरा पूरा एक स्क्रीन शो कर रहा हूँ, उस स्क्रीन के ऊपर मैं जहाँ पे भी माउस का कर्सर ले जाता हूँ वहां पे आपको माउस मूवमेंट दिखता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, अगर मैंने होम पे क्लिक किया हुआ है, इंसर्ट पे क्लिक किया हुआ तो इंसर्ट से रिलेटेड बहुत से ऑप्शंस खुल जाते हैं। मैं अगर पेज लेआउट को कनेक्ट करता हूँ तो पेज लेआउट से रिलेटेड बहुत से ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसी तरह से मुझे अगर पेज लेआउट में अलाइनमेंट में जाना है तो अलाइनमेंट में देखिए बहुत से ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो इससे इजी क्या होता है, अपन इनको क्लिक करके डायरेक्टली काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिकिंग पे काम होता है और सीयूआई के अंदर कमांड के अंदर काम होता है। कमांड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर कमांड आपको पूरा अच्छी तरह से आता है तो ही वो वर्क परफॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर कमांड की कहीं पे आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर ली, कहीं पे स्पेस नहीं दिया, कहीं पे फाइल नेम की प्रॉब्लम कर ली तो वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। पर जीयूआई में क्या कि ग्राफिकल फॉर्म्स होता है जो डायरेक्टली सामने दिखता है, तो आप उसको क्लिक करके डायरेक्टली काम कर सकते हैं। इस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो अगर मेनली अगर अपन पहले कहें तो कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं, सीयूआई और जीयूआई। पर अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखूं, मैनेजिंग फाइल्स के हिसाब से देखूं, मेमोरी के हिसाब से देखूं, उनके रिसोर्सेज के हिसाब से देखूं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत से टाइप्स होते हैं अलग अलग जो ये बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक टास्क किस तरह से परफॉर्म होती है। बेसिक टास्क क्या, जैसे मैनेजिंग अ फाइल, प्रोसेस एंड मेमोरी। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक मैनेजिंग अ फाइल, process and memory. These operating system acts as the manager of all the resources. ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपके हर रिसोर्स का मैनेजर की तरह वर्क करता है। मैनेजर का क्या काम होता है, मैनेज करना किसी चीज को और कंट्रोल करना। तो अभी अपन ने जब क्लास स्टार्ट की तो उसी समय बोला था
कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितने भी पेरिफेरल्स होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, इन सबको मैनेज और कंट्रोल करने के लिए यूज में आता है। ये मैनेज रिसोर्सेस को क्या करता है, मतलब दैट इज रिसोर्स मैनेजर। इसको अपन रिसोर्स मैनेजर भी कह सकते हैं। तो अभी अपन ने कहा दिस ऑपरेटिंग सिस्टम बिकेम एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन। ऑपरेटिंग सिस्टम बिकम इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन। यूजर कौन है, अपन। मशीन कौन है, कंप्यूटर। तो ये क्या करता है, अभी अपन ने डिस्कस किया जो इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, और यहाँ पे कह रहे हैं अपन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन। तो मशीन कौन है, कंप्यूटर मशीन है, कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच में इंटरफेस करता है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड सॉफ्टवेयर नहीं होता है। रीजन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या टाइप है। हार्डवेयर में क्या होता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन सबको किस तरह से मैनेज किया जाता है, किन डिवाइसेस के फॉर्म में मैनेज किया जाता है, उन्हें अपन ने हार्डवेयर कहा है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ कमांड्स होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक लॉजिकल कंपोनेंट्स है जो एक ब्रिज की तरह वर्क करता है यूजर और मशीन के बीच में, या यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। तो नॉर्मली जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है इसके बहुत से टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप्स का अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो इनके अलग अलग टाइप्स के फॉर्म में अपन देखते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टाइप होता है, उसे कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। ये डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करता है। इसको इंटरेक्ट कराने के लिए कुछ ना कुछ और चीजें चाहिए साथ में। देयर इज एन ऑपरेटर विच टास्क सिमिलर जॉब हैव सेम रिक्वायरमेंट्स एंड ग्रुप। ये सब जगह सेम ही तरह का वर्क करता है, जहाँ पे आपको सेम रिक्वायरमेंट होगी, सेम ग्रुप हो, कैसा भी हो। देम इनटू बैचेस, यानी ये जो काम करता है बैचेस के फॉर्म के अंदर काम करता है। एक बैच होगा, उस बैच के फॉर्म के अंदर काम करेगा। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑपरेट द शॉर्ट ऑफ जॉब सिमिलर नीड। सिमिलर नीड के जो भी जॉब होता है उनको शॉर्ट करने के लिए यूज आता है। एक फिगरिक फॉर्म के अंदर अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे अपन ने कहा मेरे पास n जॉब है। जॉब को अपन प्रोसेस भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो अभी अपन ये डिस्कस करते हैं, यहाँ पे मेरे पास n जॉब है। तो n जॉबों के हिसाब से अलग अलग बैचेस ही बनेंगे, अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग बैचेस बनेंगे। तो एक जॉब डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू से अगर कनेक्टिविटीज करनी है तो उसके अंदर जो बीच में यूज आता है उसे कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये पर्टिकुलर एक बैचेस के फॉर्म के अंदर होता है। अगर मैं कह दूं बैचेस को अगर सिंपल वर्ड में कहूं तो ये ग्रुप के फॉर्म के अंदर होता है। इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं एक ग्रुप के अंदर चीजें इंक्लूड होती हैं, ये इंडिविजुअल वर्क नहीं करता है। एक बैच बना के वर्क करता है। तो बैच बनाने का अपना सबसे बड़े फायदा क्या है कि अगर आपने किसी भी जॉब को, किसी भी प्रोसेस को एक बैचेस के फॉर्म के अंदर एग्जीक्यूट किया तो वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन या डेटा का बिखरना थोड़ा कम हो जाता है। वो डेटा एक बैचेस के फॉर्म में होगा, या तो डेटा पूरा पूरा जाएगा या जाएगा ही नहीं। अगर एक सिंगल लाइन के फॉर्म में डेटा जाता है तो अगर नेटवर्क इश्यू आ जाता है, किसी तरह का बीच में इंटरप्ट आ जाता है, तो कुछ डेटा जाता है और कुछ डेटा जाता ही नहीं है। आपके मैक्सिमम डेटा वहां पे जा नहीं पाते, या अगर मैक्सिमम डेटा जाते हैं तो कुछ डेटा आपका बीच में रह जाता है। तो अगर कुछ डेटा आपका बीच में रह गया तो एक एक्स जॉब अपन ने यहाँ पे कह रहे हैं जॉब 1, वो जो एग्जीक्यूट होना है वो पूरा जॉब एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, सीपीयू तक पहुंचेगा ही नहीं। जब वो सीपीयू तक पहुंचेगा ही नहीं पूरा जॉब, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हुई नहीं, क्योंकि वो जॉब को मैनेज नहीं कर पाया। वो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके पास थी उसको पूरा पूरा कंट्रोल भी नहीं कर पाया, ना मैनेज कर पाया ना कंट्रोल कर पाया। लेकिन एक बैच के फॉर्म में, बैच का अगर सिंपल और वर्ड्स के अंदर कहूँ, एक बॉक्स के फॉर्म में डेटा आ गया। तो एक डेटा अगर बॉक्स के फॉर्म में होगा तो बॉक्स से बाहर नहीं निकलेगा,
बाद नहीं निकलेगा तो इजीली वो ऑपरेटिंग सिस्टम से सीपीयू तक पहुंच जाएगा। जो आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर टाइम रिक्वायरमेंट्स हर एक जॉब के लिए कंप्लीट होने के लिए चाहिए। यानी कि एक प्रोसेस पूरा होने के बाद दूसरा प्रोसेस आएगा, बैचिंग के फॉर्म के अंदर काम है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको लॉन्ग प्रोसेस जॉब जहाँ पे होता है वहां पे अपन बैच प्रोसेसिंग यूज करते हैं, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, मल्टीपल यूजर कैन शेयर द बैच सिस्टम। अब मल्टीपल यूजर यानी एक से ज्यादा यूजर्स बैच सिस्टम को शेयर कर सकता है। बैच सिस्टम के अंदर जो टाइम होता है वो बड़ा लेस होता है कि बैचेस के फॉर्म में ना काम हो रहा है, एक इंडिविजुअल एक एक लाइन में जाएगा और एक बैचेस में आएगा तो सिंपल दिख रहा है, काम इजी होगा इसका। और जब एक चीज ग्रुप के अंदर हो जाती है, एक बैचेस के अंदर हो जाती है, तो इसको लार्ज वर्क, अगर बड़ा से बड़ा कितना भी वर्क क्यों ना हो, तो अपन को उसको मैनेज करना बड़ा इजी होगा। रीजन क्या है कि अपन को सिंपल एक प्रोसेस के अंदर पूरा पूरा एक जॉब को, जो बैचेस के फॉर्म में सिर्फ बैच को ही अपन को पूरा पूरा मैनेज करना है, क्योंकि बैच के बाहर कोई चीज निकलेगी नहीं और बाहर बैच के बाहर की चीज उससे अपन को मतलब ही नहीं। तो ये इजी से मैनेज यहाँ पे हो रहा है। इतना होने के बाद भी इसके बहुत से डिसएडवांटेज हैं। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, इसकी डीबगिंग बड़ी टिपिकल है। जिसका एडवांटेज है वो कहीं कहीं पे इसका डिसएडवांटेज हो जाता है कि अगर बैचेस के फॉर्म के अंदर काम हो रहा है तो उसको मैनेज करना तो बड़ा इजी है, पर एक बैच के अंदर बहुत से प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो कौन से प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है उसको मैनेज करना बड़ा टिपिकल हो जाता है, उसको डिबग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी एरर को रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकंड चीज है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। कभी कभी इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। थर्ड चीज, जब आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर को पूरा पूरा नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप उसको यूज कर सकते हैं। और थर्ड नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चीज है, इसका वेटिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि अगर एक जॉब कंप्लीट नहीं होगा जब तक दूसरा जॉब आएगा नहीं। और अगर कहीं टाइम पे अगर एक जॉब फेल हो जाता है तो उस जॉब को वापस कंप्लीट होगा, फिर दूसरा जॉब आएगा। तो कहीं कहीं पे ये वेटिंग टाइम इसका ज्यादा हो जाता है। नॉर्मली जो बैंक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पेरोल सिस्टम और बैंक स्टेटमेंट के अंदर यूज आता है। जैसे कि मैं बैंक स्टेटमेंट का एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर अपन बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो नॉर्मली बैंकिंग के अंदर अगर नॉर्मल वे में देखिए तो तीन प्रोसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस डिपॉजिट, आप बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो। सेकंड विड्रॉल, आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। और थर्ड है स्टेटमेंट चेक, यानी जिसे कहते हैं अपन बैलेंस चेकिंग, ये बैलेंस चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी अब बैंकों के अंदर बहुत से काम होते हैं, लेकिन अभी अपन इन तीन चीजों को लेके बैठते हैं। अगर मैं नॉर्मल बही खाते वाली बात करूं, जो जिस समय आपको कंप्यूटर नहीं होता था, तो एक्स पर्सन है, उसके अकाउंट में 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं उसके अकाउंट के अंदर। उसने आज की डेट में कुछ पैसे विड्रॉल कर दिए, यानी 500 रुपए विड्रॉल कर दिए। तो जैसे ही उसने विड्रॉल किया तो उसके अकाउंट के अंदर 500 रुपए ही बचने चाहिए, अगर आज का टाइम है। और अगर ये बही खाते वाली पहले की बात होगी तो ये तीन जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताए हैं, डिपॉजिट, विड्रॉल और बैलेंस इंक्वायरी, इन तीनों के लिए अलग अलग पर्सन बैठेगा, एक पर्सन तो करेगा नहीं। तो अगर पहले पर्सन के पास आप गए, विड्रॉल करवाया आपने,
500 आपके अकाउंट में 500 ही पीछे बचे। दूसरे प्रोसेस के पास गए आप, उसके अंदर आपने 500 और वापस डिपॉजिट करा दिया, तो आपके थाउजेंड्स हो गए वापस। वापस पहले पर्सन के पास गए और आपने कहा मुझे 500 रुपए विड्रॉल करने हैं, तो वो कहेगा नहीं, आपके अमाउंट में तो जीरो ही है, मतलब 500 अगर निकाल दिए आपके अमाउंट में जीरो हो जाएगा। क्यों? कि आपकी एंट्री वहां पे अपडेट नहीं हुई है, उस रजिस्टर के अंदर अपडेट नहीं हुई है। और उसी समय अगर आप बैलेंस देखेंगे तो आपका 1000 रुपए बैलेंस आएगा। ना तो आपका विड्रॉल वाला पैसा उस बैलेंस के अंदर आएगा, ना आपका डिपॉजिट वाला पैसा उस बैलेंस के अंदर आएगा। तो ये टास्क बड़ा कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और इसी टास्क को अगर मैं बैचेस के फॉर्म में डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट कर दूं, तो सब स्टेटमेंट एक से साथ आ जाएगी। तो पहले वाला जो मैंने स्टेटमेंट आपको बताया, पहले वाला जो वर्क मैंने आपको बताया, उस तरह के वर्क के अंदर एट ए टाइम एक दिन में सिर्फ एक ही टास्क को आप परफॉर्म कर सकते हैं, एक दिन में एक ही जॉब को आप परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि शाम को जब भी बैंक का ऑफिस आवर्स खत्म होगा, उसके बाद वो टैली करेंगे सब, तो वहां पे ये चीजें होगी। पर आज की चीज में खत्म हो गई, बैचेस के फॉर्म में काम हो गया। अब ये बैचेस के फॉर्म में कैसे काम हो गया? आपके बैंक की जो भी स्टेटमेंट्स हैं, आप बैंकों के अंदर जो भी काम कर सकते हो, बैंक के अंदर जाके एक स्लिप फिल करके कर सकते हो। आप ऑनलाइन बैंकिंग से ये काम कर सकते हो। आप अपने एटीएम मशीन से ये काम, एटीएम मशीन में एटीएम डाल के कर सकते हो। आप चेक के फॉर्म में ये काम कर सकते हो। आपके क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में ये काम कर सकते हो। तो आपके पास मल्टीपल जॉब एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, या बैचेस बन रहे हैं मल्टीपल जॉब्स का। पर ये सब डेटा कहाँ पे पड़ा है? एक सर्वर पे पड़ा है, जिससे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक दिन में एन प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हो, बहुत से प्रोसेस एक दिन में ही एग्जीक्यूट कर सकते हो, और अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ये बैंक के अंदर काम आता है स्टेट। इसी तरह से पेरोल सिस्टम यानी कि आपके एम्प्लॉय का सिस्टम जो होता है, सैलरी सिस्टम, उस तरह के अंदर भी बैचेस के फॉर्म के अंदर काम आता है। तो ये था आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर बैचेस के फॉर्म में काम होता है। सेकंड अपन टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम का पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि टाइम शेयरिंग, आपको टाइम को शेयर करना है। आज के टाइम में हर चीज मल्टीटास्किंग पर वर्क करती है। एक टाइम में एक प्रोसेस नहीं, मुझे मल्टीपल प्रोसेस एक टाइम एग्जीक्यूट करना है। पर अगर मैं मल्टीपल वर्ड्स करूं या मल्टीटास्किंग करूं, यानी एक साथ एक से ज्यादा टास्क एग्जीक्यूट होना, ये चीज फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप फिजिकली एक साथ, मैं आपको कहता हूं दोनों हाथ आप खड़े करो, तो दोनों हाथ भी एक साथ खड़े नहीं हो जाएंगे। दोनों हाथों में खड़े करने में माइक्रो सेकंड का फर्क है, तो भी फर्क होगा। और कंप्यूटर माइक्रो सेकंड पे ही वर्क करता है। लेकिन इसी चीज को अपन लॉजिकल वेज के अंदर लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के वेज के अंदर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग में क्या करता है? ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट so that all the tasks work smoothly। अगर हर एक आपके टास्क है, हर एक जॉब है, हर एक प्रोसेस है, ये कुछ टाइम में अगर एग्जीक्यूट होता है, तो आपका वर्क बड़ा स्मूथली हो जाता है। ईच यूजर गेट टाइम ऑफ सीपीयू एज दे यूज सिंगल सिस्टम। हर एक यूजर क्या करता है? सीपीयू से टाइम लेता है सिंगल सिस्टम्स की फॉर्म में। These system are known as multitasking system। इस तरह के सिस्टम को अपन क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग सिस्टम। आगे अपन मल्टीटास्किंग बारे में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पर मैं आपको सिंपली अभी ब्रीफली बता देता हूँ मल्टीटास्किंग क्या होता है। मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि एक टाइम पे, एट ए टाइम, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना सिस्टम पे। एक साथ बहुत से टास्क अगर आप सिस्टम पे परफॉर्म करते हो तो मल्टीटास्किंग कहते हैं। जैसे अभी अपन सिस्टम के अंदर यहाँ पे, जैसे मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा वर्ड भी ओपन है, यहाँ पे मेरा जूम भी ओपन है, यहाँ पे मेरे पीडीएफ फाइल भी ओपन है, मेरे वेब ब्राउजर भी ओपन है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक साथ, और इसमें मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। मल्टीपल प्रोसेस अलग होगा, मल्टीपल टास्क अलग होगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल टास्क सिस्टम के फॉर्म में काम करूँ। जब भी टाइम शेयरिंग होगा वहां पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म होंगे। दिस टास्क कैन बी फ्रॉम सिंगल यूजर, फ्रॉम डिफरेंट यूजर ऑल्सो। ये टास्क एक सिंगल यूजर के लिए भी हो सकता है, डिफरेंट यूजर के लिए भी हो सकता है। वो चीज यूजर पे डिपेंड करती है। द टाइम दैट ईच टास्क गेट टू एग्जीक्यूट कॉल्ड क्वांटम। ये क्वांटम वर्ड बहुत आगे यूज आएगा। यहाँ पे जो टाइम, इसको टाइम क्वांटम ही कहते हैं, इसको कुछ लोग टाइम स्लैश भी कहते हैं। यानी कि ईच टाइम का जो टास्क एग्जीक्यूट होता है उसका जो टाइम होता है उसे कहते हैं टाइम क्वांटम। और अगर मैं सिंपल वर्ड में इसको कहूँ तो उसे कहते हैं इंटरवल। कितना इंटरवल है? आफ्टर टाइम इंटरवल इज ओवर, ओएस स्विच टू ओवर नेक्स्ट स्टेप। यानी जो भी आपने यहाँ पे इंटरवल दिया है, उस इंटरवल के बाद आपका टास्क ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा नेक्स्ट टास्क के ऊपर। इसका एग्जांपल मैं भी दूंगा आपको किस तरह से वर्क करता है ये। तो ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सीपीयू के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, वर्ड भी हो रहा है, ईमेल्स भी हो रहा था, वेब ब्राउजर भी हो रहा है। इन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक टाइम दिया है। उस टाइम के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा और प्रोसेस करने के बाद सीपीयू को दे देगा। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे भी जो भी टाइम दिया जाता है, टास्क जो परफॉर्म होती है वो सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इक्वली वर्क होता है इसके अंदर। सेकंड, इसमें डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर कम यूज आते हैं। सीपीयू का टाइम आइडियल इसके अंदर रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जैसे ही एक प्रोसेस खत्म होगा, जैसे एक टास्क खत्म होगा, जैसे ही एक जॉब कंप्लीट होगा, वो दूसरे पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये इसके कुछ एडवांटेज हैं। इसके डिसएडवांटेज, इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ही ये, अभी इसका जो एडवांटेज बताया है कि ये ऑटोमेटिकली एक टास्क के नेक्स्ट टास्क में, दूसरे टास्क में चला जाता है, थोड़ी सी रिलायबिलिटी की इसके अंदर प्रॉब्लम रहती है कि रिलायबल नहीं वर्क कर सकता है। यहाँ पे सिक्योरिटीज और इंटीग्रिटी की भी थोड़ी सी इशू रहती है। जब यूजर, प्रोग्राम और डेटा एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पे मैं मल्टीपल वर्क जब यूज करता हूँ, जब मल्टीपल वर्क जहाँ पे यूज आएगा, तो वहां पे थोड़ा सा सिक्योरिटीज की इश्यू रहेगी, आपकी सिक्योरिटी इश्यू रहती है वहां पे, यूजर, प्रोग्राम और डेटा की। और लास्ट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका, डेटा कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम। अपन ने सबको सेपरेट वर्क दिया, टाइम के हिसाब से वर्क कर रहा है, तो सेपरेट वर्क इधर टाइम के हिसाब से वर्क कर रहा है, तो वहां पे थोड़ी सी कम्युनिकेशंस की प्रॉब्लम रहेगी। नॉर्मली टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज में आता है। जो यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे ये यूज में आता है। थर्ड टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि आपने क्या किया, पूरे पूरे वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये कंप्यूटर की बहुत अच्छी टेक्निक्स है, जहाँ पे वाइडली वर्क करना होता है वहां पे ये यूज आता है। जहाँ पे आपको वेरियस कम्युनिकेशंस का वर्क करना होता है वहां पे ये यूज आता है। आपने अलग अलग प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट करके एक साथ कम्युनिकेशंस के फॉर्म में शेयर्स कर सकते हैं यहाँ पे, नेटवर्क के लिए, नेटवर्क को यूज करके। तो इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड के फॉर्म के अंदर काम आता है। यहाँ पे कुछ सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जो भी आपका सिस्टम है इसको डिस्ट्रीब्यूटेड के फॉर्म में यूज कर लिया जाता है, डिफरेंट साइज के फंक्शंस के फॉर्म में यूज कर लिया जाता है। ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ये यूज आ सकता है। अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वहां पे ये यूज आ सकता है।
तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ देखिए, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर अभी तक अपन ने जो आगे किया था, सीपीयू एक ही था, प्रोसेस अलग अलग थे। यहाँ पे देखिए एन सीपीयू, एन मेमोरीज यूज आ रही है, यानी अलग अलग जगह आपके कंप्यूटर्स, आपकी मेमोरी, आपकी सीपीयू, आपकी डिस्क पड़ी है, और उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है, यहाँ पे अगर कोई फेलियर होता है नेटवर्क का, तो इजीली दूसरा सिस्टम उस ये हाई स्पीड्स के अंदर काम करता है। होस्ट कंप्यूटर का लोड रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड करने पे, इजी से उसको डिले प्रोसेस बड़ा इजी हो जाता है उसके फॉर्म में। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका नेटवर्क कम्युनिकेशंस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो पूरा पूरा प्रोसेस ही फेल हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो वेल डिफाइंड लैंग्वेज नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जगह काम आता है आपका। आज अपन ने ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पढ़े हैं, आगे और पढ़ेंगे अपन मल्टीटास्किंग, मल्टी एनवायरनमेंट्स, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो आज की क्लास में इतना ही।